शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। आज पश्चिम एशिया से हम सबके लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत ही डराने वाली खबर आई है, बहुत ही चिंता वाली खबर है ये, जिसकी वजह से हमें कहना पड़ रहा है सावधान, होशियार, खबरदार। ऐसा कहने के पीछे है पश्चिम एशिया में हो रही जंग की मौजूदा स्थिति से उठे सवाल, क्या दुनिया तेल और गैस के आंसू रोने वाली है? क्या दुनिया पर सबसे बड़ा तेल और गैस का संकट होने वाला है? क्या तेल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं? क्या बाजार का सबसे बुरा हाल होने वाला है? और क्या दुनिया में अब त्राहिमाम होने वाला है? हमारे इन सवालों को समझने के लिए इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर साल 1991 की खाड़ी युद्ध की है, जब इराक ने खाड़ी युद्ध में पीछे हटने के समय कुवैत के 600 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी थी। उस आग ने महीनों तक सारी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक हर तरफ जलते तेल का हाहाकार मच गया। गैस और तेल का संकट हो गया था। तमाम समुद्री से लेकर आसमानी जीव और इंसान तक सब कराह उठे थे। कुछ उसी के तरह का मंजर उभरने की इस समय आशंका पैदा हो गई है। वो आशंका कतर के ऊर्जा भंडार पर हमले के बाद एक बार फिर भारी हो रही है, क्योंकि ईरान ने कसम उठा ली है कि वो अब खाड़ी देशों में ऊर्जा के भंडारों को निशाना बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर इंसानों से लेकर समूची दुनिया, नभ, थल, जल तीनों पर बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। दुनिया भर के बाजार पहले ही युद्ध की खबरों के बीच टूट रहे थे। अब कतर और सऊदी अरब के ऊर्जा भंडारों में आग से बाजार फिर टूटता दिख रहा है। ईरान पहले से ज्यादा घातक नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहानी ऐसी दिख रही है कि ईरान ने तय कर लिया है कि हम अगर मिटे तो फिर दूसरों को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी दुनिया पर बहुत बड़ा संकट गहरा गया। ऐसा संकट जो हर किसी को प्रभावित करेगा, परेशान करेगा, और इन सब के पीछे असल वजह होगी ईरान के ऊर्जा भंडारों पर किया गया इजरायली हमला। क्या है पूरी खबर? कैसे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। इन 3 तस्वीरों से पश्चिम एशिया उबल रहा है, लेकिन इसकी उबाल से सारी दुनिया तड़प सकती है। ये 3 तस्वीरें नहीं हैं, समूची दुनिया पर संकट की ट्रिपल वार्निंग है। वो संकेत है जो कह रहे हैं कि अगर पश्चिम एशिया में प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं पड़ी तो समूची दुनिया तेल के आंसू रोएगी। महंगाई और किल्लत का ऐसा बवंडर उभरेगा जिससे उबर पाना सारी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजराइल ने ईरान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के प्लांट साउथ पार्स गैस प्लांट पर हमला किया था। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस हमले ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसी के बाद बौखलाए ईरान ने धमकी दी है कि अब वो खाड़ी देशों के तेल और गैस रिफाइनरी और प्लांट पर हमले करेगा। और उसी के बाद उसने कतर के रास लफान गैस प्लांट सेंटर पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया। कहें तो पूरे सेंटर को ही फूंक दिया। ये कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर अटैक की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी ऊंची ऊंची लपटें हाहाकार मचा रही हैं, डरा रही हैं। इस गैस प्लांट पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। इस हमले के बाद समूचा रास लफान गैस प्लांट जल रहा है। इसे कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और दुनिया की एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस प्लांट में आग लगने के बाद अगर ये बंद हो गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। कैसे, उसे समझिए। दुनिया में 20% एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती है। एशिया यूरोप के लिए एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। कतर की कमाई का 80% रास लफान से ही आता है। कतर से भारत 35% से ज्यादा रसोई गैस लेता है, यानी हर 10 में से 4 सिलेंडर कतर से आते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान भी कतर से ही एलएनजी लेते हैं। ऐसे में सोचिए, जिस समय भारत अपनी गैस सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त करने की तैयारी में है, ठीक उसी समय कतर के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा है, इसे ट्रंप के मौजूदा बयान से समझा जा सकता है। वो बयान जिसे आप ट्रंप का डर भी मान सकते हैं।
ट्रंप ने कहा, अमेरिका और कतर को इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ईरान ने गलतफहमी में कतर की एलएनजी सुविधाओं पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल आगे से कोई हमला नहीं करेगा जब तक ईरान कतर पर फिर से हमला ना करे, और अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ये इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के इस बयान में धमकी कम और डर ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने पहली बार माना है कि हमला इजराइल की गलती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि ईरान ने इसी तरह खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल डिपो पर लगातार हमला करता रहा, तो इसका दोष और आरोप अमेरिका और ट्रंप पर पड़ेगा और सारी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। यही वजह है कि वो अपनी गलती मानने के साथ साथ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। ईरान जिस तरह से बौखलाया हुआ है और जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, मौजूदा समय में उसके टारगेट पर 5 बड़े ऊर्जा ठिकाने हैं, जिनमें समरेफ रिफाइनरी सऊदी अरब, अल जुबैल सऊदी अरब, रास लफान रिफाइनरी कतर, मेसईद कॉम्प्लेक्स कतर, अल हुस्न गैस फील्ड यूएई। इन 5 ऊर्जा ठिकानों पर हमले का सीधा मतलब है दुनिया में तेल और गैस का महासंकट, क्योंकि ये सभी दुनिया में तेल और गैस की मुख्य जरूरतों में अहम रोल निभाते हैं। ईरान को भी पता है कि तेल और गैस में फंसने के बाद दुनिया को मजबूरी में अमेरिका पर दबाव बनाना पड़ेगा, और इसीलिए जिस तरह इजराइल ने उसके ऊर्जा भंडार पर हमला करके उसे बड़ी चोट दी है, उसी तरह पश्चिम एशिया में अमेरिका की दुखती रग पर ईरान ने हाथ रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब सवाल वही है कि अगर अमेरिका को इस संकट और खतरे का अंदाजा था तो इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड वाले हिस्से पर हमला क्यों किया? क्या माना जाए कि इजराइल युद्ध जीतने की कोशिश में अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है? सवाल यह भी है कि अगर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड में उत्पादन बंद हो गया या उसने दुनिया को देना बंद कर दिया तो उससे क्या नुकसान होगा, और ये नुकसान किस स्तर पर जा सकता है, ये भी आपको समझना चाहिए। ईरान पर यह घातक हमला हुआ तो उसने कतर के साथ साथ रियाद की तेल रिफाइनरी पर भी मिसाइलों का मुंह खोल दिया। एक पल में धमाकों से गूंज उठा समूचा रियाद का ऑयल रिफाइनरी इलाका। इस हमले के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि ईरान पर भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उसके ऊर्जा भंडार पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों के ऊर्जा भंडार पर भी हमला करेगा, और ये उसी की बात थी, क्योंकि ईरान का एक हिस्सा अभी भी दहक रहा है। ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड इजराइल के हमले ने पश्चिम एशिया की जमीन को नए सिरे से दहका दिया है। वो दहक जो अभी तो सिर्फ कुछ ही इलाके झेल रहे हैं, लेकिन अगर साउथ पार्स गैस फील्ड में गैस उत्पादन सामान्य नहीं हुआ तो समूची दुनिया गैस के संकट में झुलस सकती है। उसे समझने के लिए आपको आंकड़े भी समझने चाहिए। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जिसे ईरान और कतर आपस में साझा करते हैं। ये 9700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इससे दुनिया के 12% गैस उत्पादन पर सीधे असर पड़ सकता है। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70 से 75% हिस्सा इसी फील्ड से आता है, यानी ये फील्ड वैश्विक गैस सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। मतलब अगर सीधे तौर पर समझा जाए तो पश्चिम एशिया में किसी भी ऑयल और गैस रिफाइनरी पर हमला दुनिया को नई मुसीबतों में फंसा देगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो साउथ पार्स गैस सप्लाई का सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर है और रास लफान उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इन दोनों पर हमला गैस की कमी पैदा करेगा। इससे कीमतों में उछाल आएगी और पूरी दुनिया पर ऊर्जा का संकट भी पैदा होगा। अगर मौजूदा तौर पर हालात नहीं संभले तो ग्लोबल सप्लाई का 15 से 20% हिस्सा खतरे में आ जाएगा। दुनिया पर कैसा खतरा है उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि गैस भंडारों में आग से तेल के दाम अभी से उछल गए हैं। क्रूड ऑयल $110 को फिर पार कर गया है। ऐसे में समूची दुनिया के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। इससे निपटना है तो ईरान को रोकना होगा और पश्चिम एशिया में युद्ध की ज्वाला को शांत करना होगा।
जो फिलहाल बहुत आसान नहीं दिखता, क्योंकि ईरान पर जितनी ताकत से हमला होता है, ईरान पलटवार भी उतनी ही ताकत से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी और मैक्रों की पश्चिम एशिया के हालात पर बात हुई। बातचीत में तुरंत तनाव करने पर जोर दिया गया, तुरंत बातचीत और कूटनीति पर बल दिया। शांति और क्षेत्र में स्थिरता के लिए मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बातें कही गई हैं इस बातचीत के दौरान। तुरंत बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इस को सुलझाया जा सकता है। शांति और क्षेत्र में स्थिरता के लिए मिलकर काम करना होगा। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान और भी आक्रामक हमले कर रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इस चोट के बदले में ईरान ने भी पलटवार किया और एक ही रात में 9 देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। महायुद्ध के 20वें दिन तेल युद्ध में बदली जंग, ऊर्जा ठिकाने बने निशाने। एक रात में 9 देशों पर ईरान के हमले। महायुद्ध की भयावह तस्वीरें। युद्ध के 20वें दिन भी विनाशकारी बमबारी जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग और भी आक्रामक होती जा रही है। अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग अब खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान में चल रहे युद्ध ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये तस्वीरें साउथ पार्स की हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। इसका नुकसान सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस हमले के बाद पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। दूर दूर तक सिर्फ काला आसमान दिखाई दे रहा था। अमेरिका ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ईरान ने इसका भयानक बदला लिया और एक ही रात में 9 देशों में ताबड़तोड़ हमले किए। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीरें हैं कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी की, जिसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है। यहाँ भीषण आग लगने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिसाइल हमलों से LNG सुविधाओं को भारी नुकसान पहुँचा है। तस्वीर नंबर 2। सऊदी अरब का रियाद, जो ईरान के धमाकों से दहल उठा। ईरान ने रियाद की तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान ने सऊदी प्रिंस एयर बेस के पास रिफाइनरी को निशाना बनाया। तस्वीर नंबर 3। हमलों के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाके के साथ आग का बवंडर आसमान में उठ रहा है। लोग अपने घरों की छतों से ये तबाही देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तस्वीर नंबर 4। सऊदी अरब पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, जिसके बाद अमेरिकी बेस पर जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। तस्वीर नंबर 5। ये तस्वीरें हैं इराक की बगदाद की। यहाँ ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमले किए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से जोरदार धमाका हुआ और फिर आग धुएं का गुबार उठा। इसके साथ ही ईरान ने UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन में भी हमले किए। ईरान अब बदले की आग में जल रहा है और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ लारीजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 62वीं लहर का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बदले में ईरान, सऊदी अरब और कतर की तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बना रहा है।
ऊर्जा ठिकानों पर इस तरह के हमलों से ये युद्ध अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। होर्मुज और खार्क आइलैंड अभी भी अमेरिका और इजरायल की पकड़ से दूर हैं। ईरान पर लाख हमलों के बावजूद अभी तक होर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के हाथ में नहीं आ पाया है और इन सब के बीच अब खार्क आइलैंड को लेकर ईरान ने एक नया वीडियो जारी कर दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 3 किलोमीटर का वो समुद्री दायरा जिस पर ईरान ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास खार्क आइलैंड से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में भी ईरान पर बड़े हमले कर चुका है अमेरिका। ईरान के तमाम जहाजों को नष्ट कर चुका है, लेकिन ईरान फिर भी अभी तक तना हुआ है। उसके निर्भीक अंदाज का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान खार्क आइलैंड पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान खार्क आइलैंड पर वीडियो बनाने का दावा करते हुए ललकार रहा है। چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید इस वीडियो के जरिए ईरान अमेरिका की उस तैयारी को बेकार बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अमेरिका और उसके साथी देशों को होर्मुज के लिए पूरी तरह से तैयार बताता रहा है। ट्रंप भी होर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी का दावा करते रहे। अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज में अच्छी स्थिति में है। हमने यहाँ ईरान का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन अब एक अकेला आतंकवादी भी मिसाइल दाग सकता है, और वह भी काफी कम दूरी से, क्योंकि ये एक सकरा इलाका है। यही कारण है कि ईरान हमेशा से इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता आया है। ईरान ने हमेशा से इस्तेमाल आर्थिक हथियार के रूप में किया है, और अब यह बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। कई देशों ने मुझे बताया कि वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देश इसके लिए बहुत उत्साहित हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हमने कई वर्षों से मदद की है। लेकिन अभी तक होर्मुज उनके काबू में नहीं आया है। ट्रंप का दावा एक तरफ और ईरान का ये वीडियो दूसरी तरफ। ईरान ने साफ कर दिया है, अगर होर्मुज या फिर खार्क में उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह और घातक प्रतिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप भले ही इस बात से इनकार करते रहे कि उन्हें होर्मुज में अपना हित नहीं दिखता, लेकिन जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने होर्मुज और ईरान के ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, और ये युद्ध उसी का एक जरिया है। होर्मुज का संकट कितना बड़ा है ये आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम दिनों में हर दिन यहाँ से करीब 77 जहाज गुजरते हैं। 16 मार्च 2026 को पहली बार यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 0 दर्ज की गई थी, यानी एक भी जहाज वहाँ से नहीं गुजरा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस रास्ते को बंद करने की घोषणा की है। कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि ईरान अब दावा कर रहा है कि अमेरिका और उसको मदद करने वाले देशों को छोड़कर बहुत से देशों के जहाजों को वो होर्मुज में रास्ता दे रहा है, और वहाँ पर उसे चुनौती देने वालों को सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए अमेरिका के सहयोगी खासकर नेटो देश भी शांतिपूर्ण रास्ता निकालने की कोशिश में है, क्योंकि अभी तक ईरान होर्मुज में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। When it comes to the Strait of Hormuz, I have been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. ईरान की धमकियों को होर्मुज के दायरे में हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह होर्मुज की सुरक्षा में उसने हथियारों का चक्रव्यूह तैयार कर रखा है, उसे भेद कर होर्मुज पर कब्जा कर पाना अमेरिका के लिए फिलहाल तो बिल्कुल आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली वायुसेना का ईरान में हमला, MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। हमदान के एयरपोर्ट पर खड़ा था हेलीकॉप्टर। इजरायली वायुसेना का M-17 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। ये बड़ी खबर। इजरायली वायुसेना का ईरान में एक और हमला, MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। हमदान के एयरपोर्ट पर ये हेलीकॉप्टर खड़ा था, और देखिए ये कुछ इमेजेस भी सामने आई हैं। नादन एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सामने आई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं स्ट्राइक ऑन एन इरानियन
MI-17 हेलीकॉप्टर। इजरायली वायुसेना का ये बड़ा हमला है। ईरान में ये एक और हमला हुआ है। MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को शुरू हुए 3 हफ्ते गुजरने वाले हैं और ये जंग हर गुजरते दिन के साथ अब तबाही के करीब जाती जा रही है। अब मिसाइलों से खास तौर से एक दूसरे के तेल और गैस भंडार को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान बदला लेने के मूड में आ चुका है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के पार्टनर देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया और आगे और भी विनाशकारी हमलों की धमकी दी। तो वहीं ईरान ने अपने विशाल साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमलों के लिए इजरायल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन ने ऊर्जा ढांचे पर हमलों के बेकाबू परिणाम होने की बात कही है। तो युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आइए इस बीच बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। बंगाल इलेक्शन में दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने ये दूसरी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से टिकट मिला है। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह नुआपारा से लड़ेंगे। तो पूर्व गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक कूच बिहार के माथाबंगा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा हिंगलगंज से, तो संदेश खाली से सनत सरदार को टिकट मिला है। दिव्येंदु अधिकारी एगरा सीट से लड़ेंगे। अभिनेता से नेता बने हिरण्मय चट्टोपाध्याय श्यामपुर हावड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो संदेश खाली से सनत सरदार को टिकट मिला है। तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आई है। अब सिर्फ 38 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। हिरण्मय चट्टोपाध्याय श्यामपुर हावड़ा सीट से प्रत्याशी चुने गए हैं और ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आई है। इसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा चुकी है, जिसमें करीब 144 नाम थे और अब 111 नामों वाली ये दूसरी सूची उम्मीदवारों की सामने आई है। रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से टिकट मिला है और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश जी, और क्या अपडेट मिल रही है? 111 नामों की ये दूसरी सूची सामने आई है, क्या इसमें भी उसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है जो पहली लिस्ट में नजर आया था? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया है और दूसरी बात ये भी इसमें है कि अर्जुन सिंह जो कि कुछ समय के लिए बीजेपी में आए थे, फिर टीएमसी में चले गए थे, फिर वापस बीजेपी में आए, काफी कद्दावर ताकतवर नेता माने जाते हैं। उन्हें भी बीजेपी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। रूपा गांगुली जो कि राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, महाभारत में द्रौपदी का अभिनय उन्होंने किया था, उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। और आपको बताऊं कि पहली सूची में 144 नाम बीजेपी ने जारी किए थे, दूसरी में 111 नाम है। एक सीट पर बीजेपी ने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अभी आप देख रहे हैं 256 सीटों पर बीजेपी नाम घोषित कर चुकी है और जो बाकी की 38 सीटें बची हैं वहां पर उन नामों को घोषित करने के लिए पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष को नितिन नवीन को अधिकृत कर दिया है। यानी अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर से नहीं होगी बंगाल के लिए और जो 38 नाम बचे हैं वो पार्टी अध्यक्ष जारी कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 111 नामों वाली दूसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए युद्ध से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। ईरान के 12 से ज्यादा शीर्ष नेता या फिर कमांडर मारे जा चुके हैं। अली लारिजानी का मारा जाना उसके लिए सैन्य संकट की तरह माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने कतर के गैस सेंटर पर हमला किया है उसने ईरान के नेतृत्व को लेकर उठने वाली आशंकाओं को कमजोर कर दिया है। इन्हीं सब के बीच अब नए शीर्ष नेता मुस्तफा खामेनेई का एक नया AI वीडियो ईरान ने जारी किया है। वो वीडियो जिसमें मुस्तफा कह रहे हैं कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा। आखिर इसके मायने क्या हैं?
वीडियो में बैठे नजर आ रहे मुज्तबा खामेनेई की तरफ से एक बयान का दावा किया गया है। इस एआई वीडियो के जरिए आयतुल्लाह अली खामेनेई से लेकर अली लारिजानी तक की मौत का बदला लेने की कसम उठाई गई है। वीडियो के जरिए कहा गया, लारिजानी की मौत यूं ही नहीं जाएगी, हम खून की हर एक बूंद का बदला लेंगे और इंसाफ जरूर होगा। आपको याद होगा, इससे पहले 13 मार्च को मुज्तबा खामेनेई पर उठ रहे सवालों के बीच खामेनेई इज बैक वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें खामेनेई को फिर से ईरान की सत्ता संभालते हुए और ट्रंप को धमकाते हुए दिखाया गया। Khamenei is back. अब एक बार फिर मुज्तबा का वीडियो एआई के जरिए बनाकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक को चेतावनी देने की ईरान ने कोशिश की। सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान इसके जरिए क्या दिखाना चाहता है? क्या वो दिखाना चाहता है कि ईरान में लीडरशिप उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, या फिर वो सेना से लेकर जनता तक में नया जोश पैदा करना चाहता है ताकि देश में सत्ता के खिलाफ विरोध की ज्वाला न सुलग जाए? क्योंकि ईरान में जिस तरह से एक के बाद एक शीर्ष नेता और कमांडर मारे जा रहे हैं, फिर चाहे आयतुल्लाह खामेनेई हो या ईरान के शीर्ष कमांडर या फिर अली लारिजानी, क्या वीडियो के जरिए ईरान अपनी कमजोर होती ताकत को ढांपने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अमेरिका से लेकर इजराइल तक लगातार उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके खत्म होने का दावा कर रहे हैं। The war is proceeding very, very strongly. We're doing very, very well. Iran, knocking the hell out of them, and you have to do that. We can't let them have a nuclear weapon. We did a good job, and a lot of people appreciate it. A lot of presidents know they should have done it. It was 47 years of terror. Every time you see somebody with no legs, no arms, a face that's been really so badly damaged, so badly hurt, lives destroyed, 95% chance it came right out of Iran. लेकिन इन बयानों के बीच ईरान का पलटवार चौंकाता है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहा है, जिस तरह से वो अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल को चौंका रहा, वो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध के बीच अमेरिका की नींद उड़ गई जब वॉशिंगटन डीसी जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में यूएस आर्मी बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के आवास के नजदीक सुरक्षा कवच को किसने भेदा? ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों के बीच संदिग्ध ड्रोन दिखने से व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। सवालों का बवंडर उठने लगा कि कहीं ये ड्रोन ईरान के तो नहीं, कहीं ईरान ने तो ड्रोन नहीं भेजे। जिस जगह ड्रोन उड़ रहे थे उसी के पास में राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे हाईटेक विमान एयरफोर्स 1 भी पार्क रहता है। ऐसे में सुरक्षा में हुई इस बड़ी सेंध ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। यूएस आर्मी बेस के पास दिखे ड्रोन, अमेरिकी अधिकारियों को खतरा। हाई प्रोफाइल इलाके में किसने भेजे ड्रोन? क्या ईरान ने भेदा सुरक्षा कवच? व्हाइट हाउस में मची खलबली। ईरान से चल रही जंग के बीच क्या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूएस आर्मी बेस के ऊपर कई अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं और व्हाइट हाउस में ऐसी खलबली मची कि तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इन ड्रोन के पीछे ईरान का हाथ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है,
लेकिन लगातार ईरान की ओर से आ रही धमकियों के बाद जिस तरह से ये ड्रोन दिखे, उससे अमेरिका के भीतर डर बैठना लाजमी है, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये वॉशिंगटन डीसी था, जो हाई प्रोफाइल इलाका है। अमेरिकी अधिकारियों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये ड्रोन कहां से आए। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले 10 दिनों से इसी तरह से फोर्ट लेस्ली जे मैकनियर आर्मी बेस के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। तो क्या इसे अमेरिकी सुरक्षा घेरे में बड़ी चूक माना जाए? इन ड्रोन के दिखने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ये ईरान की तरफ से बदला लेने की कोशिश तो नहीं। इस आर्मी बेस पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। इस आर्मी बेस पर पारंपरिक रूप से राजनीतिक नेताओं को नहीं रखा जाता था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अब ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब आर्मी बेस पर अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा अधिकारी इस पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या रूबियो और हेगसेथ को वहां से कहीं और ले जाया जाए। अगर वो कोई हॉस्टाइल ड्रोन होते तो जैसे अमेरिका में एक नेशनल गार्ड है, होम गार्ड है, ऐसे ही वहाँ एयर गार्ड भी है, और वो उसको तुरंत पहचान लेती और एक्शन कर लेती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वहीं के किसी शरारती तत्व का काम है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को अलर्ट जारी किया है और कई घरेलू बेस पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने बेस पर सुरक्षा और सख्त कर दी है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद इस आर्मी बेस का नाम फोर्ट लेस्ली जे मैकनियर है। यहाँ अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पेंटागन के कुछ सीनियर सैन्य अधिकारी रहते हैं। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ के आधिकारिक आवास हैं। ये आर्मी बेस व्हाइट हाउस के नजदीक है। आर्मी बेस के ऊपर ये ड्रोन ऐसे समय में देखे गए हैं जब अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान के वरिष्ठ नेता मारे गए हैं और वो लगातार बदले की धमकी दे रहा है। तो क्या ये ड्रोन ईरान की किसी साजिश का हिस्सा थे? फिलहाल अमेरिका में अधिकारी अब इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान में जुटे हैं। और आइए अब देखते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइन।